हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी विद रितेश में। और मैं आप सभी का तहे दिल से सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार में। आज हम लोग इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो बिहार पैरामेडिकल में पूछे जा चुके हैं उसके 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे ये सारे 2021 के हैं। और जो एग्जाम है वो 2006 से लेकर 2023 तक के हो चुके हैं, जिसमें कि मैं 2022 का करा चुकी हूँ और ये 2021 के आज कराऊंगी। और आगे हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश के उसको डे बाय डे डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हुए सारे ऑप्शन को, जिससे कि अगर हमारा कोई वीक पॉइंट छूट गया हो या ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसलिए चलेंगे जिससे कि जो चीज़ें हैं ग्रामर पोर्शन की शॉर्ट फॉर्म में आगे पढ़ते चलेंगे। जो चीज़ें हमारी छूट गई हैं जिसका रिविजन नहीं हुआ है वो अच्छे से रिविजन हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज का हमारा सेशन में है फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि दिस इज एन एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे दे रखा है प्रोफ्यूज, मतलब जो प्रोफ्यूज वर्ड है उसका एंटोनिम पूछा है। प्रोफ्यूज का अर्थ मतलब अर्थ क्या होता है? प्रचुर, विपुल। जैसे कि प्रोफ्यूज को हम लोग बोल सकते हैं विपुल, खर्चीला, या लुटायु। मतलब जो बहुत ज्यादा ही खर्च करता हो, बहुत ज्यादा लुटाता हो, वेस्ट करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफ्यूज। और इसमें जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लो, सेकंड है कर्स, थर्ड है स्कैंटी एंड दी फोर्थ नंबर है रिस्की। इन चार ऑप्शन में इसका एक एंटोनिम्स है जो कि हमें सिलेक्ट करना है। तो लो, लो मतलब तो कम हो गया, लो मतलब कि कम, तो इसका एंटोनिम होगा हाई। कोर्स, कोर्स मतलब हो गया खुरदुरा, इसका एंटोनिम्स होगा सॉफ्ट। स्कैंटी, स्कैंटी मतलब हो गया कम खर्च करने वाला, कंजूस, कंजूस बोल सकते हैं हम लोग। जो कम खर्च करता हो, जो कंजूस हो, उसको हम लोग स्कैंटी बोलेंगे। एंड रिस्की मतलब कोई चीज जो रिस्की होती है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सेफ। तो अब आप सब बताइए कि प्रोफ्यूज का इसमें क्या होगा? तो प्रोफ्यूज का जो एंटोनिम होगा खर्चीले का, कंजूस। सी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा कि द प्लूरल ऑफ रैलीज, मतलब यहाँ पे जो रैली दे रखा है, रैली वर्ड, इसका प्लूरल पूछा है। ए बी सी डी, इन चार ऑप्शन में सिर्फ एक ऐसा है जो इसका प्लूरल है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो यहाँ पे रैली दे रखा है ना, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा डी। वो डी इसलिए होगा कि जो रैली दे रखा है, रैली, यहाँ वाई से पहले जो है ना ये कॉन्सोनेंट है। अगर कोई भी वर्ड है जिसके पीछे कॉन्सोनेंट आता है, उसके मतलब पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो उसको हटा के हम लोग आई ई एस लिखते हैं। अगर यहाँ पे वाई के पहले वोवेल होता, अगर वाई के पहले वोवेल होता तो हम लोग यहाँ पे एस का यूज करते साथ में, ठीक है। जैसे कि वोवेल तो आपको पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवेल होते हैं और बाकी जितने बचे वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल देख लें, की से पहले यहाँ पे वोवेल दे रखा है तो इसलिए हम लोग इसको आगे लिखेंगे कीज, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि मंकी, एक एग्जांपल मंकी ले लीजिए, मंकी, यहाँ पे वाई से पहले ई दे रखा है तो यहाँ भी हम लोग मंकीज कर देंगे। मंकीज हो जाएगा। अब कॉन्सोनेंट का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सिटी। तो यहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी आई टी आई ई एस, मतलब वाई को हटा के सिटीज कर देंगे। एंड एक एग्जांपल और देख लीजिए, बेबी, वाई, यहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट दे रखा है बी, तो यहाँ पे भी हम लोग वाई को हटा के बी ए बी आई ई एस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रैली का जो प्लूरल होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, रैलीज। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा कि विच वन इज इनकरेक्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कैंसस कॉर्न, माई प्लान फॉर 11, द डिकेड ऑफ 60,
एंड द पायरेट स्केप, मतलब कि पहला है कैनकास कॉर्न, मतलब कॉर्न मिस मक्का होता है, जो भुट्टा होता है ना, उसको भुट्टे की जो बाल होती है मकई, उसको हम लोग बोलते हैं। द माई प्लान फॉर 11, मतलब मेरा प्लान 11 के लिए। द डिकेड ऑफ 60, डिकेड, डिकेड का मतलब होता है कोई दशक की बात की जा रही है, इसको बोल सकते हैं हम लोग दशक। एंड द पायरेट्स स्केप, इसका मतलब हो गया समुद्री, समुद्री डाकू का प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे जो ये 60 दे रखा है ना, यहाँ पे 60s ना होकर 60s होगा, क्योंकि जहाँ भी कोई दशक की बात की जाती है वहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग, एस लगाते हैं आगे, ठीक है, कॉमा लगा के। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे भी इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि विन वॉज वन इज, विच वन इज इनकरेक्ट, मतलब जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से सिर्फ एक ऐसा है जो इनकरेक्ट है। फर्स्ट है इट्स लंच टाइम, मतलब लंच का समय हो गया है, खाना खाने का समय हो गया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी लंबा समय हो गया है। थर्ड ऑप्शन है इट्स सेम, मतलब बहुत शर्म की बात है। एंड फोर्थ ऑप्शन है द ट्री नीड्स इट्स ब्रांचेस ट्रिम्ड, मतलब कि जो ट्री है, मतलब एक पेड़ है जिसके ब्रांचेस को हमें ट्रिम करने की ज़रूरत है, मतलब ट्रिम करना मतलब छांटना, किसी की जो ब्रांचेस है उसको हमें छांटने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो इट्स है, यहाँ पे ये इट जो है अपनेपन के लिए किया गया है यूज, ठीक है, अपने के लिए। तो ट्री के साथ इट्स का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये एस लगा है ना, यहाँ पे एस ना होके इट्स ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे इट्स, क्योंकि कोई भी कहीं भी अपनेपन के लिए हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि ही को हम लोग चेंज करते हैं हिज, सी को चेंज करते हैं हर, यू को चेंज करते हैं योर में, एंड वी को, माई को माइन में चेंज करते हैं। ऐसे ही मतलब चीज़ें चेंज होती हैं। तो यहाँ पे भी टी के साथ जो है ना हम लोग इट्स का यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो एस है वहाँ पे एस नहीं होगा। टी का प्रोनाउन, ट्री के लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे वो इट्स यूज करेंगे, ठीक है। आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच इज इनकरेक्ट। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ऐसा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है, और वो हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। ही इज क्लियर थिंकिंग पर्सन, वह एक क्लियर थिंकिंग पर्सन, मतलब क्लियर थिंकिंग वाला, साफ विचार वाला पर्सन, व्यक्ति है। सेकंड है मोहन इज 5 years old, मोहन 5 साल का है। एंड ही लाइक्स इंडिविजुअली रैप्ड चीज। एंड फिफ्थ ऑप्शन है मोहन इज अ 5 years old। तो यहाँ पे जो है ना कि ये 2 जगह हाइफन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह हाइफन नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम किसी 2 वर्ड के बीच में हाइफन लगाते हैं तो वहाँ पे प्लूरल नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे अगर हाइफन लगता तो एस नहीं लगता, यहाँ पे हाइफन लगा है तो यहाँ पे एस नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पे ईयर के बाद जो ओल्ड दे रखा है, यहाँ पे ये एक जो हाइफन है वो नहीं होगा, तो इसलिए हमारा इसका जो ऑप्शन होगा ये डी सही होगा, क्योंकि यही एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है इसमें, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रखा है, इंडिजेंट मीन्स, मतलब जो इंडिजेंट वर्ड दे रखा है, जो एक वर्ड दे रखा है उसका मतलब क्या होता है। तो इंडिजेंट मतलब होता है निर्धन, मतलब बहुत गरीब। इंडिजेंट का मतलब होता है निर्धन, गरीब। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, इनोसेंट। इनोसेंट मतलब तो बहुत ज्यादा ईमानदार हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पुअर, पुअर मतलब क्या होता है, गरीब होता है। तो इंडिजेंट का जो अर्थ होगा वो निर्धन और गरीब होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एंड मैं आपको 3 नंबर बता दूं तो 3 का हो गया हानि रहित, हार्मलेस, मतलब नुकसान पहुंचाना, जो हानि रहित होती है वो चीजें हो गई। डाइंग, डाइंग मतलब कि मरना या मरते हुए, ठीक है। आते हैं अब अपने, तो इसका 6 का होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th। टुडे इज अ डायरेक्ट स्पीच, विल बिकम फॉलोइंग इज इन द इनडायरेक्ट स्पीच वर्जन। जो टुडे दे रखा है वो डायरेक्ट स्पीच का है, और डायरेक्ट स्पीच में जो है टुडे को हम लोग किस में चेंज करते हैं। तो अगर
हम लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर पढ़े होंगे तो उसमें जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि दैट दैट डे हो गया, तो दैट डे को हम लोग टुडे में ही चेंज करते हैं, मतलब टुडे को जो है हम लोग दैट डे में चेंज करेंगे। एंड यस्टरडे मतलब जो बीता हुआ कल है उसको हम लोग द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हम लोग क्या करेंगे, द प्रीवियस यस्टरडे को हम लोग द प्रीवियस डे, या तो जो मतलब यस्टरडे बीत चुका है तो उसको हम लोग द लास्ट डे भी बोल सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। अब आ गया टुमारो, तो इसको नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे। हम लोग जो है टुडे को पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर इनडायरेक्टली में चेंज करते हैं तो डेट डे में चेंज करते हैं, एंड यस्टरडे को द प्रीवियस डे या लास्ट डे में चेंज कर सकते हैं, एंड टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे या द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर कि ही विल कम्स इन अ वीक, इन रिटर्न इन मतलब ही विल्स कम इन अ वीक। यहाँ पे एक ट्रांसलेशन दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कि पूछा गया है 4 ऑप्शन देके कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आप लोगों ने अच्छे से टेंस पढ़ा होगा तो आप सब देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, टेंस टाइप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकंड हो गया पास्ट, थर्ड हो गया फ्यूचर। टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, और 3 टेंस जो होते हैं इन सभी टेंस के 4 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के 4, एंड फ्यूचर के भी 4 होते हैं। जो ये चारों टेंस होते हैं चारों अलग अलग होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम चीज़ें पास्ट में भी होती हैं और यही सब सब सेम चीज़ें फ्यूचर में भी आगे होती हैं। ये तीनों टेंस को मिला के हमारे टोटल 12 टेंस हो जाते हैं, और सभी टेंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी टेंस पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम हॉल में अच्छा कर पाएंगे, और तभी हमें हेल्प मिलेगी ऐसे क्वेश्चन को छांटने में और देखने में कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस दे रखा है। तो ही विल कम इन अ वीक, विल जो है वो हमेशा फ्यूचर में लगता है और फ्यूचर इंडिफिनिट में लगता है, क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट में विल का यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का यूज करते हैं, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में विल हैव बीन, सेल हैव बीन का यूज करते हैं। और जो आई और वी के साथ होता है हमेशा सेल का यूज होता है, ठीक है। और बाकी अदर जितनी चीज़ें होती हैं उसके साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा टेंस दे रखा है ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हु एवर इज अ प्रोनाउन ऑफ द काइंड्स, सॉरी हु एवर इज अ प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। मतलब जो हु एवर है वो प्रोनाउन जो होते हैं ना, प्रोनाउन हमारे 10 प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं 10 टाइप्स के होते हैं, और उनमें से एक इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि हु एवर का यूज किया जाता है। पहला न्यूमेरियल, रिलेटिव, इंडिफिनिटिव, एंड पर्सनल। इस 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो हु एवर को फॉलो करता है। जैसे कि प्रोनाउन में बता दूं तो प्रोनाउन हमारे 10 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पानी मेरे से गलत कितना होता है यार ये। चलिए मैं ऐसे फिर से लिखती हूँ, पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन,
थर्ड हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी फोर्थ हैगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। सिक्स्थ है इम्फेटिव प्रोनाउन। सेवेंथ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एट्थ है रेसिप्रोशल प्रोनाउन। नाइन्थ है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। कहीं पे एक छूट रहा है, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, एक जो अब छूट रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये जो होते हैं वो 10 टाइप्स के हमारे प्रोनाउन होते हैं। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, emphatic pronoun, reflexive pronoun, and reciprocal pronoun, exclamatory pronoun and distributive pronoun। ये टोटल 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। और जो यहाँ पे हु एवर है, हु एवर जो है वो हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे संबंध मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो संबंध प्रकट करता है नाउन और प्रोनाउन के बीच। रिलेटिव प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पे हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे हु के साथ, हु तो मतलब इंट्रोगेटिव में भी आ जाता है क्योंकि प्रश्नवाचक है, लेकिन हु के साथ जो है वो इवर का यूज हो रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विच वन इज अ कॉमन जेंडर। मतलब यहाँ पे कॉमन जेंडर नाउन की बात की गई है। कॉमन जेंडर मतलब कि जो मेल और फीमेल दोनों हो, लेकिन दोनों को एक ही मतलब कहा जाता है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है। हाँ, जैसे कि टेबल है, टेबल हमारा कॉमन जेंडर नहीं है, क्योंकि टेबल जो हमारा हो गया वो न्यूट्रल में आता है, नॉन लिविंग थिंग में आता है। मास्टर, मास्टर जो है वो मास्कुलिन जेंडर हो गया, क्योंकि मास्टर मेल हो गया तो इसको मास्कुलिन जेंडर में करेंगे और ये कॉमन जेंडर में नहीं आएगा। डॉक्टर, डॉक्टर जो होता है वो मेल प्लस फीमेल, डॉक्टर या तो मेल भी हो सकती है या फीमेल हो सकती है, और दोनों को हम लोग कॉमन जेंडर के अंतर्गत रख सकते हैं। बुक, बुक भी हमारा न्यूट्रल जेंडर में आएगा, क्योंकि बुक हमारी निर्जीव वस्तु है। और आप सबको बता दूं कि जो कॉमन जेंडर है ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हो गया मास्कुलिन, सेकंड हो गया फेमिनिन, थर्ड हो गया न्यूट्रल, एंड फोर्थ हो गया कॉमन। अच्छा, मास्कुलिन में क्या होता है कि मेल होता है, मतलब कि ही। फेमिनिन में फीमेल वर्ड जैसे कि सी। और न्यूट्रल में मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं। और कॉमन, कॉमन जेंडर जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर दे रखा था। कॉमन जेंडर में जो चीजें कॉमन हो, मेल और फीमेल दोनों हो, लेकिन कॉमन हो, डॉक्टर को बोल सकते हैं हम लोग, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि व्हाट डज द वर्ड ट्राइस्ट इन लॉन्ग ईयर एगो वी मेड अ ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी मीन्स। यहाँ पे जो है ट्राइस्ट का अर्थ पूछा गया है। ट्राइस्ट का जो अर्थ होगा वो होगा एन अपॉइंटमेंट टू मीट एट अ
शॉर्टन टाइम, मतलब कि किसी निश्चित समय पर अपॉइंटमेंट देना। ट्रस्ट का जो अर्थ होगा वो कि किसी निश्चित समय पर अपॉइंटमेंट देना, तो यहाँ पे हम लोग ट्रस्ट का जो देखेंगे उसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। 12 में क्या पूछ रखा है, टू बी टेकन अ वर्क मीन्स, मतलब कि टू बी टेकन अ वर्क मीन्स, यहाँ पे एक ये इडियम फ्रेज दे रखा है और चार ऑप्शन दे रखा है कि टू गो बैक, बिकम वॉचफुल, सरप्राइज्ड एंड पजल। इस चार ऑप्शन में एक ऑप्शन इसका इडियम एंड फ्रेज का है। तो टू टेकन अ बैक, इसका अर्थ जो होगा वो होगा टू टेकन अ वर्क, मतलब कि अचंभित हो जाना। तो इसका जो इडियम फ्रेज होगा वो होगा सरप्राइज हो जाना, अचानक से कोई चीज देख के सरप्राइज हो जाना। तो हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका होगा सी। ठीक है। अब पजल, पजल किसको बोल, अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। 13 में क्या पूछ रखा है कि विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चार ऑप्शन दे रखे हैं और चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ऐसी स्पेलिंग है जो मिस्टेक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही मीनिंग होगी वो होगी पीजेंट, PEASANT। ठीक है, PEASANT। ऑप्शन नंबर ए, पीजेंट मतलब हाँ किसान हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा क्योंकि जो पीजेंट की स्पेलिंग होती है वो PEASANT। पीजेंट का स्पेलिंग की जो वर्ड होती है वो होती है किसान, फार्मर। पीजेंट को हम लोग किसान या फार्मर कह सकते हैं। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 14 नंबर, कि विच इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी एक इनकरेक्ट स्पेलिंग दी गई है और उसमें से हमें पूछा है कि इसमें से एक कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो गलत है। तो शिफ्ट, हेरिडिटी, HEREDITAR। यहाँ पे जो ये हेरिडेटरी दे रखा है ना, यहाँ पे ये नहीं होगी स्पेलिंग, इसकी होगी HEREDITARY। ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि जो हेरिडिटी की स्पेलिंग है वो आई की जगह वहाँ पे ई होगा। तो हमारा ये सही होगा और इसका जो अर्थ होता है वो होता है वंशानुगत, मतलब अनुवांशिक। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना, कोई भी चीज से सहमत होना, एक्सेप्ट का ये होगा। ट्रेजेडी, इसका अर्थ होगा दुखद घटना या त्रासदी। इसका अर्थ होगा, इस मीनिंग का अर्थ होगा दुखद घटना या त्रासदी। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि कोई चीज में संपूरक होना, अनुकूल होना किसी से। ठीक है। तो हमारा जो 14 नंबर में जो स्पेलिंग मिस्टेक थी, जो एरर थी, वो होगी हेरिडिटी। आई की जगह ई कर देंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है और बाकी चारों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमारा पूछ रखा है सिनोनिम्स। दिस इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ पॉइस, मतलब कि ये जो चारों वर्ड दे रखे हैं उसमें से एक ऐसा है जो इसका सिनोनिम्स नहीं है। अच्छा, पॉइस में क्या होता है, संतुलन। संतुलन, संतुलन तो बैलेंस मीन्स भी संतुलन होता है। कैल्म, कैल्म मीन्स भी शांत होता है, शांत और संतुलन मतलब उसी के अंतर्गत आ जाएगा। कॉम श्योर, इसका मतलब भी सेम वर्ड ही होगा, संतुलन, शांत। एंड एक ऑप्शन बचता है फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब होता है चटक, चमकीला, मतलब गहरे रंग का होना। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन नंबर होगा जो कि इसका सिनोनिम्स पॉइस का नहीं होगा। ठीक है।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी।